एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सुनकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंटली हमारे इंडिया में जो पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं या हमारे इंडिया में जो हेल्पलेस लोग रहते हैं, जैसे कि दिव्यांग हो गए, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, इनके लिए काम करता हुआ एक ग्रुप, राइट। तो देखो, अगर हम एनजीओ की बात करें तो इंडिया में मेनली 3 प्रकार के एनजीओ होते हैं। एक होते हैं साइलेंट एनजीओ, दूसरे होते हैं वायलेंट एनजीओ, और तीसरे एनजीओ ऐसे एनजीओ होते हैं जो समाज सेवा के आड़ में देश को ही तोड़ने का काम करते हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इनमें जो साइलेंट एनजीओ होते हैं, ये बिना कोई आर्गुमेंट किए लोगों के भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर लोगों के कामों को करते हैं। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं तो आपको 2020 में इंडिया में आया हुआ कोरोना पैंडेमिक तो याद होगा, जिसमें करीबन 4,75,000 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। इस कोरोना पैंडेमिक में आपको याद होगा, कोरोना के बढ़ते पेशेंट्स की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर को अपना घर छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को उनकी बेसिक चीज़ें जैसे कि राशन लेना भी मुश्किल हो गया था। इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी इन एनजीओ ने उनसे जितना बन पाया उतनी लोगों की मदद की थी। अगर मैं आपको इन एनजीओ के कुछ एग्जांपल बताऊं तो क्राई फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है। इसने घर घर जाकर लोगों को रिलीफ मटेरियल देकर लोगों में अवेयरनेस जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, यूज ऑफ फेस मास्क, इनके बारे में लोगों को बताया था। ऐसे ही दिल्ली में गुंज नाम से एक एनजीओ है। इसने हमारे समाज में जो मिस आउट कम्युनिटीज़ है जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हो गए, सेक्स वर्कर्स, पेशेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, इन सबको ज़रूरी चीज़ें जैसे कि राशन, मास्क, ग्लोव्स, मेडिकल किट्स, इन चीज़ों को गूंज ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे ही प्रोविडा वेलफेयर फाउंडेशन, इस एनजीओ ने जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको ढूंढकर, उनको खाना खिलाकर, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देकर इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी उनको एक हेल्पिंग हैंड देने का काम किया था। इस तरह से पूरे देश भर में हजारों एनजीओज ने इनसे जितना बन पाया उतनी लोगों की इन्होंने मदद की थी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था कि जिसमें इन एनजीओज ने ऐसे नेशनल क्राइसिस में की रोल प्ले किया हो। आज़ादी से लेकर आज तक हमने जितनी भी डेवलपमेंट देखी है, इन सब में इन एनजीओज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर चाहे वो गरीब बच्चों को एजुकेट करने की बात हो या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात हो, इन जैसे एनजीओज ने साइलेंटली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर भी गवर्नमेंट से कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को एजुकेट कर लोगों में अवेयरनेस फैलाकर सोसाइटी में अपना योगदान दिया है। अब ये तो थे एक टाइप के एनजीओज जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के साथ मिलकर सरकार के प्रयासों को प्रमोट करते हैं। इन एनजीओज में एक दूसरे टाइप के एनजीओज भी होते हैं जो लोगों के भलाई के लिए और समाज के भलाई के लिए सरकार से ही भिड़ जाते हैं। अगर मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो अभी 13 अप्रैल 2023 को करीबन 80 से ज़्यादा क्रिश्चियन एनजीओज ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर महामोर्चा निकालकर प्रोटेस्ट किया था। इन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि क्रिश्चियन समाज पर कन्वर्जन के आरोप लगाकर स्पेसिफिकली क्रिश्चियन समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन, अरे फॉरेस्ट मूवमेंट जैसे कई सारे प्रोटेस्टों में इन एनजीओज ने समाज के भलाई के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करके सरकार के डिसीजंस को बैलेंस करने का काम किया है। अब मैंने आपको ये जो 2 एनजीओज के प्रकार बताए थे, साइलेंट एनजीओज और वायलेंट एनजीओज, इन दोनों एनजीओज में एक कॉमन चीज़ होती है, ये जो भी काम करते हैं ये लोगों के भलाई के लिए करते हैं, समाज के भलाई के लिए करते हैं। लेकिन इन एनजीओज में एक तीसरे प्रकार के एनजीओज भी होते हैं जो एनजीओज के आड़ में देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये ना ही लोगों के भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और ना ही समाज के भलाई के लिए सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ये पूरे देश के खिलाफ काम करते हैं। ये हमारे देश में किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एनजीओज के बारे में जो देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज जैसे कि टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और रिलीजियस कन्वर्जन जैसे एक्टिविटीज करके देश को अंदर से ही खोखला करने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिनको हमारे इंडिया के टॉप नेता लीड कर रहे हैं। इनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि इन एनजीओ के पास ऐसे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवाने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? वो कौन से चेहरे हैं जो इसे एंटी नेशनल एनजीओ को चला रहे हैं? हमारे सिस्टम का वो कौन सा लूपहोल है कि जिसके जरिए एनजीओ अपने नापाक इरादों को अंजाम दे पाते हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। आज हम देखेंगे इन एनजीओज की ऐसी डार्क साइड जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। ये जो एनजीओ होते हैं ये हमारे समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हमने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है और इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अपने कदम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इन 70 सालों में लाखों लोग गरीबी की दलदल से बाहर निकले हैं। लाखों लोगों की लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव आया है। हमारा लिटरेसी रेट भी 3 गुना तक बढ़ गया है। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है ये हर जगह पर एक जैसे नहीं है। इंडिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बहुत ही साधारण लाइफ जी रहे हैं।
इंडिया में आज भी लाखों लोगों को उनकी बेसिक चीज़ें जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, न्यूट्रिशियस फूड, इनके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसके वजह से हो क्या रहा है, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे इंडिया में रहने वाली पिछड़ी जनजाति के लोग, इन दोनों में बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है और इसी गैप को भरने का काम ये एनजीओज करते हैं। ये एनजीओ हमारे समाज में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर इस गैप को भरने का काम करते हैं, जैसे कि गरीब बच्चों को खाना खिलाकर उस कम्युनिटी को एजुकेशन के बारे में अवेयर कराना। हमारे सरकार की जो स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको हमारे देश में रहने वाले जो पिछड़ी जनजाति के लोग हैं उन तक पहुंचाना, ऐसे कई सारे कामों को ये लोग करते हैं। अब इनको ये सब करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। अब इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, इनका कोई बिजनेस तो नहीं है जो ये उनके प्रोडक्ट्स को बेचकर उनसे पैसा कमा ले, इसलिए इनको डोनेशन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इन एनजीओ को हमारे देश में 3 जगह से डोनेशन मिलता है, एक कॉर्पोरेट डोनेशन, एक फॉरेन डोनेशन और एक गवर्नमेंट डोनेशन। अब अगर इनमें मैं कॉर्पोरेट डोनेशन की बात करूँ तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है, इसके वजह से हमारे जो कॉर्पोरेट्स यानी हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनको कम से कम 2% अमाउंट को डोनेट करना पड़ता है। इनको ऐसे डोनेशन करने पर 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी इनको ऐसे डोनेशन करने पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इनको ऐसे डोनेशन करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन क्यों नहीं करते। क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस है। देखो, अगर मैं इस कॉर्पोरेट डोनेशन को थोड़ी और गहराई में जाकर बात करूं तो हमारे इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स है, इनके पास ऐसे टैक्स बेनिफिट के 2 ऑप्शन रहते हैं, यानी ये 2 जगह पर डोनेशन कर अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इनमें इनके पास पहला ऑप्शन होता है कि ऐसे एनजीओ को डोनेशन करना, और इनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको पॉलिटिकल फंडिंग देना। और ये कंपनी मोस्टली सेकंड ऑप्शन को चूज करती है, क्योंकि इनको ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर टैक्स बेनिफिट तो मिलते ही है, पर साथ ही साथ इनको पॉलिटिकल सपोर्ट अलग से मिलता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में देखा था। इस वजह से इन एनजीओ को इन कॉर्पोरेट से बहुत ही कम डोनेशन मिलता है, जिसके वजह से इनको फॉरेन फंडिंग पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और यही वो बहुत बड़ा लूपहोल है कि जिसके जरिए हमारे देश में रहने वाले कुछ एंटी नेशनल ग्रुप्स और कुछ एंटी नेशनल आइडियोलॉजी के लोग हमारे देश को अंदर से ही खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा रुक जाइए। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में करीबन 33 लाख से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं, यानी हमारे इंडिया में हर 600 लोगों के लिए एक एनजीओ अपना काम कर रहा है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडिया में 900 लोगों के लिए एक पुलिसमैन अपनी सर्विस दे रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ये एनजीओ हमारे समाज में कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते होंगे। और इसी इंपॉर्टेंस को नोटिस करते हुए हमारे गवर्नमेंट ने 2015 में एक एनजीओ दर्पण नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। इसका मेन गोल था कि हमारे जो एनजीओ है और हमारी गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच एक हेल्दी पार्टनरशिप क्रिएट करना और उसे प्रमोट करना। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने इन एनजीओ को एफसीआरए और गवर्नमेंट फंड, इन दोनों को दिखाने के लिए कंपलसरी किया था। अब इसमें आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में करीबन 33 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.6 लाख एनजीओ ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया था। बाकी बचे हुए 95% एनजीओ ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं किया था। अब इनका ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर ना करने के सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो इनएक्टिव यानी बंद हो, या तो वो फॉरेन फंडिंग का मिसयूज कर देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हो। इसमें हमको इन एनजीओ द्वारा फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करके देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराए जाने का शक तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमको ये पता चलता है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुद अपने 2014 की रिपोर्ट में बोल रही हो कि हमारे देश में चल रहे कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओ हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से शायद आपको याद होगा, इसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चलते हमारे इंडिया में करीबन 13,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। और तो 27 अक्टूबर 2022 में हरियाणा में हुए 2 दिन के चिंतन शिविर में खुद हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि हमारे देश में चल रहे कुछ एनजीओ हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज और रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। इन एनजीओ में कुछ एनजीओ ऐसे है जो फॉरेन फंडिंग का यूज करके हमारे देश को निरंतर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं तो 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था, जिसमें पुणे पुलिस ने कई सारे एक्टिविस्ट पर कई सारे एनजीओ पर रेड की थी। इस रेड के दौरान पुणे पुलिस ने 5 एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया था। अब इन 5 एक्टिविस्ट में जो रोना विल्सन है, इसके घर से कुछ लेटर्स मिले थे। इन लेटर्स में ये मेंशन था कि वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट्स। इसका मतलब है कि हम राजीव गांधी जैसी एक और घटना पर सोच रहे हैं। इसके साथ ही इन लेटर्स में 8 करोड़ की M4 असॉल्ट राइफल की खरीद और एम्यूनेशन के करीबन 4 लाख राउंड की खरीद के बारे में भी लिखा था। ये लोग इन सारी चीजों का यूज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके किसी रोड शो रैली में उनको मारने का प्लानिंग कर रहे थे।
अब इसमें जो रोना विल्सन है, जिसके घर से लेटर्स मिले थे, इसका बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। ये जो रोना विल्सन है, ये जीएन साई बाबा का बहुत ही करीबी माना जाता है। अब ये जीएन साई बाबा को ने इस जीएन साई बाबा को पीछे अरेस्ट किया गया था क्योंकि इसके लिंक्स माओवादियों से मिले थे और ये खुद भी जो टेररिज्म के आरोपी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए जाना जाता है। इसके जैसे ही बाकी 4 आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ सकते हो। इन सारे सोर्सेज के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। भारत में चल रहे कई सारे एनजीओ ऑर्गेनाइज क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं। ऐसा एक एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन। साल 2020 में बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर कई सारे एलिगेशन लगाए थे। इन एलिगेशन में एक एलिगेशन ये था कि 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के एम्बेसी से भारी मात्रा में फंड प्रोवाइड किए जा रहे थे। बीजेपी का यह भी आरोप था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने इस फंड का इस्तेमाल देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को करवाने के लिए किया था। इस पर जब मैंने खुद इस राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में रिसर्च किया तब मुझे ये मिला, ये राजीव गांधी फाउंडेशन सिर्फ एक प्रिंसिपल पर काम करती है, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें देश दूंगा। अब ये है राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005 की डोनर लिस्ट, और ये है 2006 की डोनर लिस्ट, और ये है 2007 की डोनर लिस्ट। अब अगर आप इन तीनों डोनर लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट किया जा रहा था। और तो और 2005 से लेकर 2007 इन 3 सालों में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से 1 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन मिला था। इसका प्रूफ हमको इसी डोनर लिस्ट में मिलता है। अब ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से डोनेशन मिला था, ये चाइना का एक संगठन है जिसका नाम है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट यानी CAIFC, इसने किया था। अब अगर आप इस CAIFC संगठन का बैकग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, ये चाइना की आर्मी का एक एक्सटेंशन है जिसका काम ये है कि चाइना के बाहर के देशों से कॉन्ट्रैक्ट करके उस देश की जासूसी करना और उस देश के लोगों को इन्फ्लुएंस करके उस देश को कमजोर करना। आपने भी देखा होगा कि 2006 के बाद चाइना और इंडिया के बीच जो भी इवेंट्स हुए थे, जैसे कि चाइना द्वारा हमारे अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करना हो गया या फिर चाइना द्वारा हमारे करीबन 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जा लेना हो गया, इन सारे इवेंट्स में हमारी जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो बहुत ही सॉफ्ट एक्शन लेती हुई दिखाई देती थी। बीजेपी के इस आरोपों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेहरू गांधी फैमिली से लिंक 3 ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप की थी। साथ ही साथ इस कमेटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ मेंबर्स को भी इस कमेटी में शामिल किया गया था। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इन तीनों ट्रस्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCR एक्ट से जुड़े कुछ लीगल प्रोविजन को वायलेट करने की वजह से इनके ऊपर उनके चार्जेस भी लगाए गए थे। आप अगर इन तीनों ट्रस्ट के बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों ट्रस्ट को श्रीमती सोनिया गांधी हेड करती है। और तो और कांग्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि मनमोहन सिंह, P चिदम्बरम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब इन ट्रस्ट के ट्रस्टीज है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ऐसे एनजीओ स्कैम में सामने आए हो। 2017 में ऐसी एक बेबी एडॉप्शन रैकेट सामने आया था जिसमें इन आरोपों के चलते नॉर्थ बंगाल की एक लोकल बीजेपी लीडर जूही चौधरी को अरेस्ट किया गया था। इस जूही चौधरी के साथ ही इस बेबी एडॉप्शन रैकेट में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मृणाल घोष को भी अरेस्ट किया गया था। तब उस टाइम भी डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स और एनजीओस का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ था। इसे अगर आपको याद हो तो DMK MP और तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर करुणानिधि की बेटी कानीमोजी के एक एनजीओ का नाम 2G स्कैम में उठा था जिसमें इनको अरेस्ट भी किया गया था। इससे पता चलता है कि हमारे देश को इंडिया के बाहर के दुश्मनों से ज्यादा इंडिया के अंदर के जो दुश्मन है इनसे ज्यादा खतरा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि इंडिया के 99% एनजीओस या तो फ्रॉड है या तो मनी मेकिंग डिवाइसेस है। इन सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज की मेन जड़ी है फॉरेन फंड्स और उनका मिसयूज। इसी फॉरेन फंड के मिसयूज को रोकने के लिए 1976 में इमरजेंसी के दौरान FCRA एक्ट यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट की वजह से जो एनजीओस फॉरेन डोनेशन लेते हैं उनको FCRA के अंडर रजिस्टर होना कंपलसरी हो गया था। साथ ही साथ इनको FCRA के अंडर कुछ रेगुलेशन को फॉलो करना भी मैंडेट किया गया था, जैसे कि इनको एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है, फॉरेन डोनर से मिला हुआ पैसा उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना पड़ता है जिस पर्पस के लिए इन्होंने उससे लिया हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि ये एक्ट तो 1976 में आया था और इस एक्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए हर गवर्नमेंट इसमें बदलाव करती रहती है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ऐसी खबरें आती रहती है कि इन एनजीओज में कुछ एनजीओज फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करके देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे सिस्टम का वो कौन सा लूपहोल है कि जिसका यूज करके ये एनजीओज
फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करते हैं। अब देखो, ये जो फॉरेन एंटिटीज या ये जो फॉरेन ग्रुप्स होते हैं जिनको हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवानी होती है, ये इस FCRA एक्ट की वजह से हमारे देश के जो NGOs है उनको डायरेक्ट फंड नहीं करवा पाते। तो इसके लिए ये एक अलग रास्ता अपनाते हैं। ये लोग इन NGOs के ऑफिशियल्स या उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज के अकाउंट पर पैसा भेजते हैं और बाद में उसी पैसे को इन NGOs के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं तो आपको शायद याद होगा कि 2022 में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक ऐसा एक केस सामने आया था जब देश में कई सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि बेंगलोर के दंगे, दिल्ली के दंगे, शाहीन बाग ब्लॉकेज को फंड कराना, हाथरस के बाद के दंगे। तब ईडी ने फॉरेन फंडिंग के शक के चलते PFI के कई सारे मेंबर्स के अकाउंट्स को चेक करना शुरू कर दिया था। ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि PFI का एक मेंबर जिसका नाम रऊफ शरीफ था, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक बैंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जनरल सेक्रेटरी था। इसने चाइना से करीबन 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट रिसीव किया था और बाद में इसी रऊफ शरीफ ने उस अमाउंट को PFI के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी के इस इन्वेस्टिगेशन में और भी कई सारे खुलासे हुए थे, जैसे कि ईडी ने इस इन्वेस्टिगेशन में PFI के 600 डोनर और करीबन 2600 से ज्यादा बेनिफिशियरीज के अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें ये सामने आया था कि इन अकाउंट्स में ज्यादातर अकाउंट बोगस अकाउंट थे, यानी किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर अकाउंट खोले गए थे और उन अकाउंट्स में फॉरेन से डोनेशन लिया जा रहा था और बाद में उसी पैसे को PFI के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। इस तरह से ये NGOs FCRA एक्ट से बचकर हमारे सिस्टम के इस लूप होल के जरिए फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराने के लिए करते हैं। इसी वजह से CBI NGOs के चल रहे इस नेक्सस को क्रैकडाउन करने के लिए पूरे देश भर में लगातार छापेमारी कर रही है। इन छापों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मणिपुर समेत कई सारे राज्यों में 40 से ज्यादा रेड की गई है। इन रेड्स में ये सामने आया था कि हमारे देश के करीबन 6000 से ज्यादा फेक NGOs हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर फेक FCRA लाइसेंस बनवा चुकी है। CBI की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया था कि इन फेक NGOs और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में चल रहे नेक्सस के जरिए लाखों करोड़ों फॉरेन से आए हुए पैसे को ब्लैक टू व्हाइट किया जा रहा था। इन सब से आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि हमारे देश में ये NGO स्कैम किस लेवल पर चल रहा है। इस पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, राइट? इस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन NGOs के फॉरेन फंडिंग को लेकर आ रही कंप्लेंट्स की वजह से 2016 में करीबन 25 फर्म्स के FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। इन 25 NGOs में देश के कई सारे जाने माने NGO शामिल थे, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच, ये भी इनमें शामिल थे। इसी के चलते इसके बाद में 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करीबन 20,000 से ज्यादा NGOs के FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। आपको शायद याद भी होगा, इसी दौरान 2018 में एक NGO है जिसका नाम केयर इंडिया है। ये बहुत ही लाइमलाइट में आया था जब BJP MP स्मृति ईरानी ने इस NGO पर INNFS से लेकर मल्टी करोड़ फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए थे। ये है केयर इंडिया की 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2018-19 में केयर इंडिया को 158 करोड़ फॉरेन से मिले थे। अब इसके बाद केयर इंडिया ने इन पैसों में से 52 लाख रुपए इवेंजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिए थे। अब ये जो इवेंजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये केरला में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए और कुछ केसेस में तो नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने के लिए काम करती है। इसको इसने डोनेशन किया था। इस तरह से ये NGOs निस्वार्थ सेवा के आड़ में ऐसे इनलीगल और एंटी नेशनल गोरख धंधे चलाते हैं। ऐसे NGOs स्कैम में सिर्फ NGOs इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारे ऑफिसर से लेकर हमारे मिनिस्टर, हमारा पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें हर एक की दुम दूसरे के पैर के नीचे होती है। इसकी वजह से ऐसे स्कैम जल्दी बाहर भी नहीं आते। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट, ये पूरे एशिया की बहुत बड़ी NGO है। इसके अकॉर्डिंग 2002 से लेकर 2009 तक हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश में चल रहे NGOs को कम से कम 6,500 करोड़ दिए थे। इसमें चौंकाने वाली बात है कि इन NGOs में करीबन 97% NGOs ऐसे थे जिन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, पर फिर भी उन्हें ये पैसे दिए गए थे। अब ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि इन NGOs को दिया हुआ पैसा इनको उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जिन कामों के लिए इन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनको कहा हो। यानी इस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की वजह से गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज होने से बचा जा सकता था। और इसी सर्टिफिकेट को इन NGOs ने नहीं दिया था, पर फिर भी इनको इतना सारा पैसा दे दिया गया था। इन NGOs में कुछ NGOs ऐसे थे जो ब्लैकलिस्टेड थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा मिलने के लिए इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। ऐसे कई सारे इरेगुलरिटीज सामने आने के बावजूद भी इनके अगेंस्ट कोई भी फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम के जो हमारे ऑफिशियल्स और हमारे जो मिनिस्टर थे जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, इनको इन NGOs द्वारा रिश्वत दी जा रही थी। इस पर सुहास कामका जो एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट के डायरेक्टर थे, इनका कहना था कि उस टाइम
एनजीओस को फंडिंग करने की गाइडलाइंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये फंडिंग किन एनजीओस को करनी है इस प्रोसेस में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इनका कहना था कि ये फंड देने के लिए इन एनजीओस का सिलेक्शन, इन एनजीओस की कितनी एबिलिटी है और इन एनजीओस की कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है इस पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि इनका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता था कि ये ऑफिशियल से कितना करीबी है, इनका नेटवर्किंग स्किल कितना है और ये रिश्वत कितनी दे सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हो जिसमें हमारे ऑफिशियल से लेकर हमारे मिनिस्टर यानी हमारा पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहता हो, ऐसे टाइम में हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैसे नहीं होंगी, हमारे देश में शांति कैसे रहेगी? यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी करंट गवर्नमेंट इन एनजीओस को मिलने वाले फंड, फिर चाहे वो गवर्नमेंट फंड हो या फॉरेन फंड हो, इन सब पर नजर रखना चाहती है। इसीलिए करंट गवर्नमेंट ने इन एनजीओस को मिलने वाले फंड को मॉनिटर करने के लिए और एफसीआरए एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए 2020 में नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क बिल को प्रपोज किया था। इस बिल के जरिए पुराने एफसीआरए एक्ट में मेजर 3 चेंजेस किए गए थे। इसमें पहला चेंज ये था कि इन एनजीओस को मिली हुई फॉरेन फंडिंग के पैसे को ये लोग किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि इनको मिली हुई फंडिंग में से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी इनके ऑफिसेस और इनके एम्प्लॉयज के ऊपर ये सिर्फ 20% अमाउंट खर्च कर सकते हैं। और इस बिल के जरिए एफसीआरए एक्ट में तीसरा मेजर चेंज ये किया गया था कि इन सारे एनजीओस के पास इनका खुद का एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए और वो भी स्पेसिफिकली दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में होना चाहिए। इस पर बहुत सारे एनजीओस का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज कर देश के एनजीओस के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज कर देश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही है। वेल, मैं मानता हूँ कि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। आपको तो ये वीडियो देखने के बाद तो पता चल गया होगा कि कौन मैनिपुलेटर है और कौन डिक्टेटर, राइट? इस पर आपको क्या लगता है, ये बिल हमारे लिए अच्छा है या बुरा? आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।